नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन वेस्टइंडीज भारत में हो रहे वनडे वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकी है। टीम को वर्ल्ड कप क्वालिफायर में स्कॉटलैंड ने 7 विकेट से हरा दिया है। बता दें, पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज की टीम 181 रनों पर ऑल आउट हो गई। इसके बाद 182 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्कॉटलैंड टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही, लेकिन विकेट कीपर बल्लेबाज मैथ्यू क्रॉस और ऑलराउंडर ब्रेंडन मैकमुलन ने संभाला। मैकमुलन ने 69 रनों की पारी खेली और क्रॉस 74 रन बनाकर नाबाद रहे। फ्रांस की राजधानी पेरिस में चौथे दिन भी हिंसा जारी है। प्रदर्शनकारियों ने कारों, इमारतों में आग लगा दी है, वहीं दुकानों को लूट लिया गया है। हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं। यह हाल केवल पेरिस का है नहीं, बल्कि उससे सैकड़ों किलोमीटर दूर के शहरों में भी यही हालात हैं। अब तक करीब 900 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें, शनिवार को परिवार के सदस्य 17 साल के युवक नाहिल को दफनाने की तैयारी कर रहे थे, जिसकी मंगलवार को पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई थी। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। देश में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। अगर स्थिति नहीं सुधरी तो आपातकाल घोषित कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि फ्रांस में हालात 2005 के दंगों से भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। हालांकि भारत के टीवी चैनलों पर फ्रांस के दंगे धुआंधार छाए हुए हैं, लेकिन देश के प्रदेश मणिपुर के अशांत होने पर ये चुप रहे हैं। यानी देश में अंतर्राष्ट्रीय खबरों के राष्ट्रीय चैनल बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आज एक ट्वीट उस समय वायरल हो गया जब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जवाब दिया गया, लेकिन बाद में विपक्षी दलों और सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने इस ट्विटर हैंडल को फर्जी बताया और कहा यह तो विदेश में रह रहे एक भारतीय का ट्विटर हैंडल है, किसी अंग्रेज नाम वाले शख्स का नहीं। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने शनिवार को एक वायरल ट्वीट का जवाब दिया, जिसमें ट्विटर यूजर प्रोफेसर एन जॉन कैम ने सुझाव दिया था कि योगी आदित्यनाथ को फ्रांस भेज देना चाहिए ताकि वो वहां चल रहे दंगों को काबू कर लें। उन्होंने लिखा कि योगी आदित्यनाथ ये काम 24 घंटे के भीतर कर देंगे। इस पर योगी आदित्यनाथ के कार्यालय ने सत्यापित हैंडल से जवाब देते हुए कहा, जब भी दुनिया के किसी भी हिस्से में चरमपंथी दंगे भड़काते हैं, अराजकता फैलती है और कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पैदा होती है, तो दुनिया उत्तर प्रदेश में महाराज जी द्वारा स्थापित कानून एवं व्यवस्था के परिवर्तनकारी योगी मॉडल की ओर देखती है। योगी के कार्यालय के जवाब देने के बाद ट्वीट वायरल हो गया, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स को प्रोफेसर एन जॉन कैम नाम के ट्विटर हैंडल पर शक हो गया। उन्होंने उसकी सच्चाई पता लगाना शुरू कर दिया। प्रोफेसर एन जॉन कैम नाम के ट्विटर खाते के बायो में उन्हें एक वरिष्ठ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट होने का दावा किया गया था, लेकिन कुछ देर में सारा सच सामने आ गया। लोग बताने लगे कि यह शख्स वास्तव में डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव है। कुछ ट्विटर यूजर ने डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य की असलियत बताते हुए लिखा कि इन्हें तो धोखाधड़ी के एक मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि सत्य हिंदी अपनी ओर से इस तथ्य की पुष्टि नहीं कर रहा है। आम आदमी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को जवाब देते हुए लिखा, योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी आईटी सेल को विदेशी नाम से फर्जी आईडी बनाने को कहा। नरेंद्र वी यादव नाम शख्स ने उसके बाद यूपी की कानून व्यवस्था के लिए सीएम की तारीफ की। इसके बाद योगी उसके ट्वीट को कोट करते हुए अपनी पीठ थपथपाते हैं। मीडिया इस फेक न्यूज को असली खबर बताकर चलाता है। ये है योगी मॉडल का फर्जी प्रचार। इस बीच हाथरस, लखीमपुर खीरी, उन्नाव कांड के पीड़ित आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। बिहार के मुखर नेताओं में शुमार पूर्व सांसद पप्पू यादव ने योगी को लेकर फेक ट्वीट को लेकर कहा, एक फर्जी ट्वीट के जरिए दावा किया जा रहा है कि यूपी के सीएम की डिमांड फ्रांस में दंगा रोकने के लिए हो रही है। मैं कहता हूं कि फ्रांस 6000 किलोमीटर दूर है। इस्तीफा देकर अपने देश में बसे 2000 किलोमीटर दूर मणिपुर चले जाएं। वहां 2 महीने से दंगा हो रहा है, वहां सीएम शांत कर दें। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया शिंदे ने इसको लेकर कहा, हंसी के लिए आभारी हूं सौजन्य यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। रही सही कसर मीडिया के कुछ साथियों ने पूरी कर दी। प्रोफेसर एन जॉन कैम, नरेंद्र विक्रमादित्य यादव जी, आज आपने और भाजपा ने मिलकर खूब मनोरंजन किया है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील तीस्ता सीतलवाड़ को राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। लाइव लॉ के अनुसार शनिवार रात हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस BR गवई ने सवाल किया कि तीस्ता को अगर और 8 दिनों की जमानत मिल गई तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा।
समाचार एजेंसी एएनआई ने कहा है कि गुजरात हाईकोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने के बाद तीस्ता सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच एकमत नहीं हो सकी थी, इसलिए मामला 3 जजों की बेंच के सामने पहुंचा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज छत्तीसगढ़ में कहा कि मैं अपने पड़ोसी को बताना चाहता हूं कि अगर कोई हम पर बुरी नजर डालने की कोशिश करेगा तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम केवल इस पार नहीं मारेंगे बल्कि जरूरत पड़ी तो उस पार भी आकर मारेंगे। हालांकि मनोज झा ने कहा है कि आशा है कि चीन भी पड़ोसी की सूची में शामिल होगा। सर जी, जय हिंद। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सफलता से उत्साहित कांग्रेस रविवार को खम्मम क्षेत्र में राहुल गांधी की एक विशाल सार्वजनिक रैली के साथ तेलंगाना में चुनावी बिगुल फूंकने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस दौरान कांग्रेस खम्मम के पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और तेलंगाना के पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव का भी स्वागत करने के लिए तैयार होगी। इस दौरान हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए खम्मम के पूर्व सांसद पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और तेलंगाना के पूर्व मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव भी स्वागत करने के लिए तैयार होंगे। बता दें, सप्ताह की शुरुआत में श्रीनिवास रेड्डी और कृष्ण राव सहित 35 नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा था। वहीं रैली में राहुल के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तेलंगाना के एआईसीसी प्रभारी माणिक राव ठाकरे और तेलंगाना पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी समेत अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान उम्मीद जताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना चुनाव से पहले कुछ वादे भी कर सकती है। बता दें, कर्नाटक की जीत ने तेलंगाना कांग्रेस के कदमों में नई ऊर्जा भर दी है। वहीं तेलंगाना बीजेपी में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि श्रीनिवास रेड्डी को भाजपा भी लुभा रही थी, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस के जीत के बाद वो पार्टी की ओर झुक गए। कांग्रेस में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कंफ्यूजन नजर आ रहा है। कुछ नेता इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ समर्थन में उतर आए हैं। हिमाचल की कांग्रेस सरकार में लोक निर्माण, युवा सेवा एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह इसके समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने यूसीसी का समर्थन जरूर किया, लेकिन इसी बहाने उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भाजपा ने पहले पुलवामा के नाम पर वोट मांगा, फिर आर्टिकल 370 के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, सिटीजन अमेंडमेंट बिल के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया। अब यूसीसी के नाम पर डिबेट शुरू की जा रही है। विक्रमादित्य ने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी यूसीसी का समर्थन किया और लिखा, केंद्र में एनडीए सरकार बने 9 साल से ज्यादा वक्त बीत गया है, फिर आज तक इसे लागू क्यों नहीं किया गया? मोदी सरकार को यूसीसी लागू करने से कौन रोक रहा था? इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को चुनावी बेला में ही इसकी याद आती है। मध्य प्रदेश के शहडोल में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी पार्टियों को निशाने पर लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज जो एक साथ आने का दावा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर उनके पुराने बयान वायरल हो रहे हैं। वो हमेशा से एक दूसरे को पानी पीकर कोसते रहे हैं, यानी विपक्षी पार्टियां एकजुटता की गारंटी नहीं है। ये परिवारवादी पार्टियां सिर्फ अपने परिवार के भले के लिए ही काम करती आई हैं, यानी उनके पास देश के सामान्य व्यक्ति के परिवार को आगे ले जाने की गारंटी नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब वो मुफ्त बिजली की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि वो बिजली के दाम बढ़ाने वाले हैं। जब वो मुफ्त सफर की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज्य की यातायात व्यवस्था बर्बाद होने वाली है। जब वो पेंशन बढ़ाने की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है कि उस राज्य में कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पाएगा। जब वो सस्ते पेट्रोल की गारंटी देते हैं तो इसका मतलब है वो टैक्स बढ़ाकर आपकी जेब से पैसे निकालने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जैसे दलों की गारंटी का मतलब नियत में खोट, गरीब पर चोट, यही है उनकी गारंटी। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को 70वें भारतीय सहकारी कांग्रेस सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार के दौरान केवल किसान सम्मान निधि पर पिछली सरकार के कुल कृषि बजट की 3 गुना राशि खर्च हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को कहा कि बीते 4 सालों में किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे गए हैं। यह रकम कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2014 से पहले के 5 वर्षों का कुल कृषि बजट मिलाकर 90,000 करोड़ रुपए से कम था। यानी तब पूरे देश की कृषि व्यवस्था पर जितना खर्च तब हुआ था, उसका लगभग 3 गुना हम केवल किसान सम्मान निधि पर खर्च कर चुके हैं। यूसीसी पर एनडीए में भी असमंजस दिखाई देने लगा है। दरअसल मेघालय सीएम कोनराड संगमा ने इसे भारत के खिलाफ बताया है। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा ने शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी के यूसीसी पर जोर देने की आलोचना की और कहा कि भारत एक विविधतापूर्ण देश है और विविधता ही हमारी ताकत है। समान नागरिक संहिता के रूप में पार्टी का अब तक का नजरिया भारत के विचार के ही खिलाफ है। बता दें, एनपीपी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन
यानी एनडीए और नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के सहयोगी है। ये सत्तारूढ़ मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस का नेतृत्व करती है। 2 विधायकों के साथ भाजपा एमडीएफ सरकार में भागीदारी है, जबकि 60 सीटों वाली विधानसभा में संगमा की पार्टी के 28 विधायक हैं। एनपीपी का मेघालय के अलावा मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश में मजबूत राजनीतिक आधार है। उदयपुर में अमित शाह के बयान पर सीएम अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया के बाद अब वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत पर सवालों के जरिए पलटवार किया है। वसुंधरा राजे ने बयान जारी कर कहा है कि आज ही की बात नहीं है, गहलोत हमेशा अपनी हर गलती भाजपा के केंद्रीय नेताओं पर डालते आए हैं। उन्होंने अशोक गहलोत से सवाल पूछे हैं कि वो जवाब दें। उन्होंने कन्हैया लाल को सुरक्षा उपलब्ध करवाने के बजाय उसे जेल में क्यों डाला? कन्हैया को सुरक्षा देने के बजाय आतंकियों और कन्हैया के बीच समझौता क्यों करवाया? घटना के 10 दिन पहले एक अभियुक्त ने वीडियो जारी कर गला काटने की धमकी दी थी, उसके बाद भी कन्हैया को सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? आरोपियों को गिरफ्तार करने के बजाय कन्हैया की दुकान क्यों बंद कर दी गई? और जब उसने दुकान खोली तो वहां सादा वर्दी में पुलिस क्यों नहीं लगाई गई? वसुंधरा ने कहा कि गहलोत जी, आपकी पुलिस ने नहीं बल्कि आरोपियों को शक्ति सिंह और प्रहलाद सिंह ने पकड़वाया था। उसके बाद से उन्हें नियमित धमकियां मिल रही हैं। जवाब दीजिए, वादा करने के बावजूद आपने उन्हें हथियार का लाइसेंस, सुरक्षा और रोजगार क्यों नहीं दिया? बता दें, उदयपुर में शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए एक बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया देते हुए बयान को झूठा और गैर जिम्मेदाराना बताया था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने शनिवार को घोषणा की कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। उन्होंने सभी दलों से दोनों सदनों में सार्थक चर्चा में योगदान देने का आग्रह किया है। मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। केंद्रीय मंत्री जोशी ने एक ट्वीट में कहा, संसद के मानसून सत्र में सभी दलों से सत्र के दौरान विधायी व्यवसाय और अन्य विषयों पर सार्थक चर्चा में योगदान देने का आग्रह करता हूं। उन्होंने दूसरे ट्वीट में कहा, सत्र 23 दिनों तक चलेगा और इसमें 17 बैठकें होंगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।